हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी पॉइंट। दोस्तों, हमारा आज का जो वीडियो होने वाला है उसमें हम लोग आर के राजपूत के अध्याय 8 प्रत्यावर्ती धारा के तीसरे पार्ट को शुरू करने जा रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पहले और दूसरे पार्ट को फिनिश कर लिया है। अगर आप वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है आर के राजपूत के प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से सारे वीडियो 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, हमने दूसरे पार्ट में 50 क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर लिया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से आगे सॉल्व करेंगे। तो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है? अपने एक्रॉस में वोल्टेज परिवर्तन का विरोध करता है। तो दोस्तों, कैपेसिटेंस जो होता है दोस्तों, वो अपने एक्रॉस वोल्टेज परिवर्तन का विरोध करता है। यानी यहाँ का आपका आंसर क्या होगा? कैपेसिटेंस इज राइट आंसर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है शुद्ध प्रेरणिक परिपथ में। तो दोस्तों, शुद्ध प्रेरणिक परिपथ में हमारा एक्चुअल पावर इज 0, ठीक है, क्योंकि जो हमारा वोल्टेज और करंट के बीच जो फेज डिफरेंस होता है वो होता है हमारा 90 डिग्री, और जो हमारा एक्चुअल पावर होता है वो होता है VI cos फाई, ठीक है। तो अगर cos की वैल्यू 90 रखेंगे हम लोग तो वहाँ पे क्या होगा आपका 0, यानी एक्चुअल पावर आपका क्या होगा 0। इसको हमने पिछले वीडियो में ग्राफ के माध्यम से मैंने आपको दिखाया भी था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? एक्चुअल पावर इज 0। तो हमारा अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक बल्ब का पावर फैक्टर होता है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिक बल्ब का जो पावर फैक्टर होता है वो होता है यूनिटी। दोस्तों, अगर सही बात बोले तो एग्जैक्ट यूनिटी नहीं होता है, इसे आप कह सकते हैं 0.99 लगभग होता है, ठीक है। तो ऑप्शन में वैसे यूनिटी दिया हुआ था तो उसके अकॉर्डिंग यूनिटी ही मानेंगे हम लोग। तो हमारा अगला क्वेश्चन है शुद्ध प्रेरणिक परिपथ कब AC लाइन से शक्ति लेता है। दोस्तों, आपको यह क्वेश्चन का ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है। मतलब ये पूछ रहा है कि कब चार्ज होता है, कि शक्ति लेने मतलब क्या होता है? चार्जिंग होना है, कि कब वो चार्ज हो रहा है। तो आइए आपको हम ग्राफ के माध्यम से समझाते हैं। शुद्ध प्रेरणिक परिपथ की बात किया है, ठीक है। एक ग्राफ आपको दिखाते हैं। शुद्ध प्रेरणिक में क्या होता है? ये वोल्टेज हो गया, ठीक। करंट हमारा 90 डिग्री लैग करेगा, यानी ग्राफ आपका ऐसे कुछ बनेगा, ठीक। अगर आपका रिजल्टेंट निकालेंगे पावर के लिए तो कुछ ऐसे आपका ग्राफ बन के आएगा। ये आपका जो ग्राफ है वो पावर के लिए है, ठीक है। ये पावर के लिए ग्राफ है, आपको दिखे इसलिए मैं थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कर दे रहा हूँ। तो इस दौरान ये चार्जिंग नहीं डिस्चार्जिंग हो रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव है ना, तो ये डिस्चार्जिंग, ये फिर आपका चार्जिंग हो रहा है, यानी ऐसे ऐसे चार्ज हो रहा है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि शुद्ध प्रेरणिक परिपथ में कब यह लाइन से शक्ति ले रहा है, ठीक है, कब आपका AC लाइन से सर्किट ले रहा है। तो चार्जिंग की बात कर रहा है, तो चार्जिंग में दोस्तों आप देखेंगे ये ग्राफ हमारा कैसा है? ये हमारा वोल्टेज के लिए है, ठीक है। ये हमारा चार्जिंग हो रहा है, तो वोल्टेज देखिए दोस्तों, ये अपने मैक्सिमम वैल्यू से घट रहा है। ये देखिए ध्यान से, ये वोल्टेज आपका ग्राफ है ना, ये वोल्टेज हमारा, आप देखिए यहाँ मैक्सिमम वैल्यू आ गया, यहाँ से वोल्टेज आपका घट रहा है। और धारा की बात करें तो धारा आपका 0 से शुरू हो रहा है, क्योंकि आपका पूरा ये भाग आपका चार्जिंग के लिए है और ये चार्जिंग के लिए पूछ रहा है। तो धारा आप देखेंगे दोस्तों, ये आपको धारा की वैल्यू यहाँ पे बढ़ रही है। तो क्वेश्चन आपसे ही पूछ रहा है, ठीक है। आपने ग्राफ तो देख लिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? शुद्ध प्रेरणिक परिपथ में कब AC लाइन से शक्ति लेता है। तो अप्लाइड वोल्टेज उस समय घटता है और धारा हमारा बढ़ता है, उसी समय वो हमारा चार्ज होता है, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है प्रेरक परिपथ में समय नियतांक होता है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन तो रिपीट हो चुका है कई बार। तो हमारा क्या होता है? प्रेरक में होता है हमारा टाउ इक्वल टू होता है L/R, ठीक। तो प्रेरकत्व बढ़ने से बढ़ता है, यानी ये बढ़ेगा तो टाइम कांस्टेंट बढ़ेगा, और प्रतिरोध घटने से बढ़ता है, यानी प्रतिरोध घटेगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी व्युत्क्रम है, तो भी बढ़ेगा। तो आपका आंसर सही हो गया। तो हमारा अगला क्वेश्चन है
कैपेसिटिव परिपथ में समय नहीं आता है। तो कैपेसिटिव में क्या होता है दोस्तों, टाइम कांस्टेंट बराबर होता है सी आर। तो क्या होता है, धारिता बढ़ने से बढ़ता है, सही बात है, धारिता बढ़ रहा है तभी बढ़ रहा है। वह प्रतिरोध बढ़ने पर भी बढ़ता है, तो सही बात है, प्रतिरोध बढ़ रहा है तो भी हमारा टाइम कांस्टेंट बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे दोनों समानुपाती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, धारिता बढ़ने से बढ़ता है, वह प्रतिरोध बढ़ने पर भी बढ़ता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। आरएलसी परिपथ में धारा का आयाम होगा। तो दोस्तों ये पूछ रहा है कि आरएलसी परिपथ में धारा का आयाम होगा। दोस्तों कुछ क्वेश्चन मिस्टेक लग रहा है यहाँ पे, शायद दोस्तों आप इसको सही कर लीजिएगा कि यहाँ पे आरएलसी रेजोनेंस की बात किया है, ठीक है, रेजोनेंस, आरएलसी रेजोनेंस परिपथ की बात किया है, ठीक है। तो रेजोनेंस की जब हम बात करेंगे दोस्तों, तो वहाँ पे चाहे वोल्टेज हो चाहे करंट हो, तो रेजोनेंस की कंडीशन आता है तो क्या होता है, VL बराबर VC, ठीक। तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो वहाँ पे ना तो L बचेगा ना C बचेगा, तो क्या बचेगा वहाँ पे ओनली बचेगा R। तो R के मान पर ही निर्भर करेगा। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि RLC रेजोनेंस परिपथ में धारा का आयाम किस पर निर्भर करेगा, तो हमारा R के मान पर निर्भर करेगा। तो इसका हाँ आंसर हो गया, ये राइट आंसर है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर की धारा के चुंबकीय घटक का शक्ति गुणांक होगा। शक्ति गुणक की बात कर रहा दोस्तों, नहीं पावर फैक्टर की बात किया है ये। तो आइए देखते हैं। अगर आपने ट्रांसफार्मर दोस्तों पढ़ा है तो आप ये जानते होंगे कि जो मैग्नेटाइजिंग करंट होता है हमारा, वो होता है IM, जो वोल्टेज के 90 डिग्री होता है, क्योंकि ये मैग्नेटाइजिंग करंट की बात किया है, ठीक है। अगर ये वाटफुल करंट की बात करता है तो वो सेम फेज में होता है, ठीक है, अगर ये वाटफुल करंट की बात करता है तो। लेकिन ये सिर्फ चुंबकीय घटक की बात किया है, यानी मैग्नेटाइजिंग करंट की बात किया है, यानी इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 90। और क्या पूछा है, ये पावर फैक्टर पूछा है, तो cos 90 की वैल्यू हम रखेंगे तो कितनी हो जाएगी, हो जाएगी 0, जो आपका आंसर होगा। तो दोस्तों इसको आप, अगर आपको ये डायग्राम पता है तो आपको पता होगा एंगल क्या होगा, तो वहाँ से आप पावर फैक्टर आराम से निकाल सकते थे। तो इसको नोट कर लीजिएगा। अगर पूछता है मैग्नेटाइजिंग करंट तो 90 डिग्री होगा, अगर वाटफुल करंट पूछता है तो सेम फेज में 0 डिग्री। अगर 0 रखेंगे यहाँ पे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, आरएलसी परिपथ में। तो दोस्तों आरएलसी परिपथ में क्या पूछा है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस वहाँ पर चलेंगे हम लोग कि विद्युत की खपत प्रतिरोध में होती है और I²R। सिंपल सी बात है तो दोस्तों कि हमारा जो आरएलसी में हमारा जो लॉसेस होता है वो सिर्फ R में होता है, क्योंकि L और C हमारा एवरेज लॉसेस तो है नहीं हमारा, तो लॉस कहाँ पे होता है, R में होता है। और क्या होता है, वो होता है I²R। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध, प्रेरकत्व व संधारित्र की भौतिक मात्रा क्रमशः R, L और C द्वारा दर्शाया गया है, जिन संयोजनों में आवृत्ति का मात्रक या विमा है। तो दोस्तों RLC की बात किया है ये, ठीक। तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं, टाइम कांस्टेंट। क्या होता है दोस्तों, टाइम कांस्टेंट हमारा होता है L/R, ये ना होता है L/R। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम आवर्तकाल का व्युत्क्रम, यानी टाइम कांस्टेंट का व्युत्क्रम कर सकते हैं आप, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी रबा हो सकता है 1/टाउ, टाउ का 1 करेंगे तो L/R है, क्या हो जाएगा R/L, ठीक। अगर ये आपका किस में हो जाएगा, सेकंड में होता है टाउ, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेकंड इनवर्स, यानी आप कह सकते हैं हर्ट्ज, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो गया आपका R/L, जो हमारा आपका ऑप्शन सही है, R/L हमारा सही है, क्योंकि यहाँ पे हर्ट्ज में ही होगा, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, तो ये हर्ट्ज में ही होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा, क्या क्वेश्चन पूछा है कि आवृत्ति का मात्रक, यानी जिसमें आपका हर्ट्ज होगा वही आपका ऑप्शन सही होना चाहिए था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे R/L ही सही है, क्योंकि वहाँ पे इसका मात्रक हर्ट्ज में आ रहा है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, RLC श्रेणी रेजोनेंट आवृत्ति परिपथ का मान बदलकर अनुनाद आवृत्ति का परिमाण
बदल सकता है। तो दोस्तों ये पूछा है कि आरएलसी श्रेणी मतलब सीरीज की बात किया है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी परिपथ का मान बदलकर अनुनाद आवृत्ति का परिमाण बदला जा सकता है। तो दोस्तों बिल्कुल ये आप फार्मूला जान लीजिए, ये होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हमारा होता है ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। तो अगर LC की वैल्यू हम परिवर्तन करेंगे, अगर इनका परिमाण बदलेंगे तो ही तो हमारा रेजोनेंस जो फ्रीक्वेंसी है उसका मान बदलेगा। तो क्वेश्चन वही पूछ रहा है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो L और C का मान अगर करेंगे हम लोग चेंज तो ऑटोमेटिक आपको ओमेगा का मान चेंज होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है LC श्रेणी परिपथ में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। दोस्तों LC में आप श्रेणी की, यहाँ पे श्रेणी की बात आ गया है, ठीक है। अगर आप सीरीज की बात करेंगे तो वहाँ पे आपका आर मीन होगा सीरीज में। जब आर मीन होगा, ठीक, तो करंट क्या होगा, तो आई आपका मैक्स होगा, सिंपल सी बात। तो करंट क्या होगा, करंट इज मैक्सिमम। तो हमारा अगला क्वेश्चन है एक आरएलसी श्रेणी परिपथ में अगर परिपथ में वोल्टेज आधा कम हो जाता है तो धारा कितना कम होगा। दोस्तों I इज इक्वल टू क्या होता है, V/Z, ठीक। I प्रोपोर्शनल आप कर सकते हैं V। तो जब आपके वोल्टेज में परिवर्तन आपका आधा हो रहा है तो करंट में भी आपका आधा ही परिवर्तन होगा, यानी करंट आपका पहले का आधा बचेगा, ठीक है। तो पहले का आधा मतलब क्या है, I/2। तो हमारा अगला क्वेश्चन है एक कुंडली में उच्च रेजोनेंट आवृत्ति होगा। तो दोस्तों एक ही फार्मूला बार बार उपयोग हो रहा है। राजपूत जी सोच रहे हैं कि हम सारे फार्मूला हम लोग उपयोग करके रट लें। एक फिर यही फार्मूला आ गया कि एक कुंडली में उच्च रेजोनेंट आवृत्ति होगा। तो दोस्तों उच्च करने के लिए हमें ओमेगा का मान उच्च चाहिए, तो हमारा कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस का मान कम होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, कम वितरित संधारित्र के साथ एक कुंडली। कम मतलब कि लेस, यानी इसका वैल्यू हाई होगा तो ये कम, लेस वैल्यू चाहिए हमको, यानी कैपेसिटेंस की मात्रा हमें कम चाहिए। तो ये आपसे बोल रहा है कम वितरित संधारित्र के साथ एक कुंडली। तो इसका राइट आंसर यही होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है वह धारा जो 3 सेकेंड से अधिक मानव शरीर में सबसे अधिक सुरक्षित मान ले सकता है। तो ये दोस्तों रटने वाली चीज़ है, इसको आप लोग रट लीजिएगा, 9 मिली एम्पियर। हमारा अगला क्वेश्चन है एक शुद्ध प्रेरकत्व 250 वोल्ट से जुड़ा हुआ है और 50 हर्ट्ज आपूर्ति 100 वाट की खपत करता है तो प्रेरक का आकार होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस हल्का सा पॉइंट यहाँ पे आप, इसलिए मैं क्वेश्चन को लिया हूँ। यहाँ पे देखिए पॉइंट नोट करने की बात क्या है, ये शुद्ध प्रेरकत्व की बात कर रहा है। जब आपको ऑप्शन में जब शुद्ध प्रेरकत्व दिख जाए तो सीधे ही आप कह दीजिए कि वहाँ पे जो एक्चुअल पावर होगा वहाँ पे 0 होगा। शुद्ध प्रेरकत्व की बात किया है तो वहाँ पे होगा 0 होगा। तो उपरोक्त कथन हमारा गलत है। सॉरी दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन है समान आवृत्ति पर काम कर रहे लोहे के कोर चोक का प्रभावी प्रतिरोध उसके असली प्रतिरोध की तुलना में अधिक है, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, समान आपूर्ति की बोल रहा है, ठीक है। समान आपूर्ति की बात किया है तो दोस्तों अगर उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो क्यों है, क्योंकि इसके कोर में जो आयरन लॉस हो रहा है इसी के कारण उसका हमारा चोक के रेजिस्टेंस हमारा ज़्यादा हो रहा है। यही आपसे आंसर होगा कि इसके कोर में आयरन लॉस अधिक हो रहा है, यानी लौह हानि अधिक होता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है एक एसी परिपथ, ठीक है, एक एसी परिपथ में किलोवाट की तुलना में केवीआर का मान इंगित करता है। दोस्तों अगर डायग्राम आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आपका किलोवाट है, ठीक, ये आपका केवीएआर यानी रिएक्टिव पावर, तो क्या होगा ये आपका, ये होगा अपरेंट पावर केवीए। अगर ये बोल रहा है कि किलोवाट की तुलना में केवीए का मान कम है, यानी अगर इसकी वैल्यू हम लोग कह सकते हैं कि अगर कम हो रहा है तो किलोवाट की वैल्यू ज़्यादा हो,
ठीक है। तो यानी आपका जो कह सकते हैं ये आपका ग्राफ कुछ पतला होते जा रहा है, इन्हें कहेंगे कि अगर ये घट रहा है तो पावर फैक्टर हमारा यूनिटी की तरफ जा रहा है। इट मीन्स दोस्तों कि इसका पावर फैक्टर जो हो रहा है, अगर हम लोग चाहते हैं पावर फैक्टर कितना हो, यूनिट हो, यानी एक की तरफ जाए, तो उसका पावर फैक्टर क्या हो रहा है, उच्च हो रहा है, यानी हाई हो रहा है। उच्च पावर फैक्टर यहाँ पे ये इंगित कर रहा है कि वी का मान अगर कम हो रहा है तो आपका हाई पावर फैक्टर हो रहा है। इसका राइट आंसर यही होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एसी परिपथ में लेमिनेटेड कोर का प्रयोग करते हैं। तो लेमिनेटेड कोर का प्रयोग हम लोग करते हैं भंवर धारा को कम करने के लिए, ईडी करंट लॉस को हम कम करने के लिए कोर को लेमिनेशन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक्टिव पावर व अपरेंट पावर का अनुपात होता है। तो इसका अनुपात क्या होता है, इसका अनुपात होता है पावर फैक्टर, क्योंकि एक्टिव क्या होता है वी आई कॉस फाई, ये क्या होता है वी आई, तो वी आई से वी आई कैंसिल, क्या हो गया आपका कॉस फाई आपका बच्चा है, जो आपसे पावर फैक्टर हमारा कॉस फाई होता है। सॉरी दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब एक तरंग अधिकतम मान प्राप्त कर लेती है तो दूसरी तरंग शून्य मान पर होती है, जबकि उन दोनों तरंगों का आवृत्ति समान हो तो फेज एंगल होगा। दोस्तों क्वेश्चन आपको जब मिले तो बस क्वेश्चन पढ़ते जाइए, ऑटोमेटिक आपको आंसर मिलता जाएगा। क्वेश्चन देख के दोस्तों घबराना नहीं चाहिए और धैर्य रख के आप पढ़ाई कीजिए। नौकरी आपको मिलेगी, कब मिलेगी, समय आने पे आपको जरूर मिलेगा, लेकिन हाँ मेहनत करना आपके हाथों में है। तो आप मेहनत करिए, फल की चिंता मत करिए, फल आपको जरूर ऊपर वाला देख रहा है। फल आपको जो भी मिलेगा आपके लिए जो भी अच्छे होंगे, ठीक है। एक कहावत याद रखिए दोस्तों कि भगवान सबका मन देख रहा है, सबको अपने कर्मों के अनुसार फल मिलना है, लेकिन मेहनत करना आपका हक है। तो आप मेहनत करिए जी तोड़, ठीक है, बाकी फल जो आपके लिए अच्छा होगा आपको मिलेगा। धैर्य बस रखिए, धैर्य को नहीं खोना है और पढ़ाई में लगना है, चाहे लॉकडाउन हो चाहे बारिश हो, मतलब आपको पढ़ाई एक रूटीन बना लीजिए। पढ़ाई आपको रूटीन के अनुसार करना ही करना है, पढ़ाई में कोई कटौती नहीं, खाने में हो जाए पहनने में हो जाए, लेकिन पढ़ाई में कोई कटौती नहीं। तो पढ़ते रहिए दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है आपका कि एक तरंग जब मैक्सिमम पे है, दूसरा तरंग मिनिमम, यानी मैक्सिमम यहाँ पे आपका ये हो रहा है, ठीक, तो ये तरंग यहाँ से शुरू हो रहा है, क्वेश्चन यही कह रहा है। तो दोस्तों आपको ये ग्राफ देखकर कुछ याद आ रहा है, ये ग्राफ और किसी का नहीं है, इंडक्टेंस का ही है, क्योंकि हमारा करंट का मान जो होता है 90 डिग्री लैग करता है, ठीक। तो सिंपल सी बात है, जब एक मैक्सिमम पे है तो दूसरा ग्राफ हमारा 0 शो कर रहा है, तो इन दोनों के बीच कितना होगा 90 डिग्री का आपका फेज एंगल होगा। सिंपल सा क्वेश्चन यही पूछ रहा है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, समांतर परिपथ अनुवाद का उद्देश्य मैग्नीफाई करना है। तो दोस्तों समांतर के लिए हम लोग करंट को मैग्नीफाई करते हैं, और जब कभी भी आपसे एक क्वेश्चन पूछे सीरीज परिपथ अनुनाद का उद्देश्य क्या होता है, तो वहाँ पे सीरीज के लिए आपका वोल्टेज होता है। सीरीज को हम लोग वोल्टेज मैग्नीफाई करने के लिए उपयोग करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, आरसी समांतर परिपथ में धारा हमेशा वोल्टेज से, दोस्तों ये पूछ रहा है कि आरसी हमारा जो परिपथ होता है वो हमेशा धारा उसमें वोल्टेज से क्या होता है, तो वोल्टेज से वहाँ पे लीड करता है। आप ग्राफ के माध्यम से समझ लीजिए, ये जैसे कोई मान लीजिए वोल्टेज है, ठीक, ये आपका आई करंट है, तो आई सी की बात करेंगे तो आई सी हमारा ये होगा, तो हमारा जो रिजल्टेंट मिलेगा, करंट रिजल्टेंट मिलेगा वो हमारा यहाँ पे होगा, यानी लीडिंग में, तो हमारा इस समय लीड करेगा, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी एसी परिपथ में शक्ति क्षय उत्पन्न होता है, यानी शक्ति क्षय का वो दोस्तों मतलब है पावर लॉस से। तो पावर लॉस कहाँ पे होता है, ये क्वेश्चन तो कई बार हो चुके हैं, तो हमारा केवल प्रतिरोध में होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा तबीयत खराब लग रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत कम आवृत्ति पर आरसी परिपथ व्यवहार करता है।
तो दोस्तों बहुत कम, फिर वही फार्मूला, कौन सा फार्मूला है, एक्सी। एक्सी इज इक्वल टू आपने पढ़ा होगा 1/ओमेगा c बराबर 2πfc। क्या पूछ रहा है, बहुत कम आवृत्ति। अगर फ्रिक्वेंसी आप कम कर दिए, ठीक है, तो आपका ये बढ़ जाएगा। अगर रिएक्टेंस बढ़ने का क्या तात्पर्य है कि आपका ये कैपेसिटेंस की तरफ चल रहा है, ठीक है, यानी कि एक्सी बढ़ गया तो शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ की तरफ वो जा रहा है। आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है, क्या पूछ रहा है, बहुत कम आवृत्ति पर आरसी परिपथ व्यवहार करेगा तो वो शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ की जैसा व्यवहार करेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो दिल से तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो लोग इस चैनल पर अभी तक नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर जरूर करिए। और किसी प्रकार का कोई भी आपसे डाउट है तो आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके हमसे आप पूछताछ कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो लेके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।